बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ हुमार सलान। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे फील्ड मार्शल आर्मी चीफ के अहम बयान से और उसके बाद करंट सिनेरियो को भी डिस्कस करेंगे कि इस वक्त मुल्की सूरत हाल क्या है। भारत की जाहरियत के खिलाफ पाकिस्तान सिफारती सतह पर बाकायदा मुहिम का आगाज़ कर चुका है। इस सिलसिले में कौन कौन सी अहम मुलाकातें होने जा रही हैं उनका तस्करा भी करेंगे। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखलत किसी से पोशीदा नहीं रही। ठोस शवाहिद हैं कि भारत दहशतगर्द नेटवर्क्स की पुश्त पनाही कर रहा है। पाकिस्तान आर्मी मुल्क की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार और पुरअज़्म है। एक जानिब इस बयान की अहमियत और इसके साथ साथ इसी से जुड़ी कुछ मज़ीद हक़ाइक़ भी जानने की कोशिश करेंगे, लायामिल जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आपको इस हवाले से भी अपडेट करें कि भारत के हमलों से शहरियों की अमवात और मोदी सरकार की आबी जाहरियत से अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा को आगाह करने के लिए पाकिस्तान का 9 रुकनी वफ़द अपनी अहम मुलाकातों का आगाज़ भी कर चुका है। इन अहम मुलाकातों में सबसे पहले जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के मुस्तकिल मंदूब से होगी मुलाकात। ये मुलाकात पाकिस्तान मिशन न्यूयॉर्क में होगी। 9 रुकनी वफ़द जिसमें अहम शख्सियात शामिल हैं, इनके हवाले से डिटेल्स भी जानेंगे और क्या लायामिल तय होगा, इन मुलाकातों का एजेंडा बेसिकली क्या होगा, इस पर बात करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं गुफ्तगू कराते हैं और बाकायदा तौर पर जो है वो आज के प्रोग्राम के टॉपिक्स का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ स्टूडियोज़ में सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सज्जाद तरीन साहब मौजूद हैं, सर खुशामदीद कहना चाहेंगे। माहिर आलमी उमूर सईद अहमद रिड साहब हमें ज्वाइन करें। सईद साहब आपको भी खुशामदीद कहेंगे। कुछ ही देर में दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर राइट फारूक हमीद साहब भी हमारे साथ होंगे। सज्जाद तरीन साहब, गुफ्तगू का आगाज़ सर आपसे करेंगे। ओवरऑल 2-3 चीज़ें हैं। एक तो करंट सिनेरियो पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। फील्ड मार्शल आर्मी चीफ का बयान आपके सामने है। इस बयान के तनाजुर में होने वाली मुलाकातें, पाकिस्तान की सिफारती मुहिम और उसमें एजेंडा डिस्कस करना कितनी अहमियत का हामिल है ये तमाम तर चीज़ें? देखिए, बात यह है कि इंडिया ने जो हमारे साथ झड़प की उसमें उसको खासी नाकामी हुई, बल्कि बैनुल-अक़वामी दुनिया पर उसको शर्मिंदगी हुई। अब वो उसका हमसे बदला इस तरह ले रहा है कि पाकिस्तान में वो दहशतगर्दी करा रहा है। बलूचिस्तान में आपको पता है जाफ़र का वाक़या हुआ, उसके बाद फिर बहुत सारे वाक़यात हुए। अभी हालिया दिनों में एक वाक़या हुआ है जिसमें एक असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो भी शहीद हो गए हैं। तो ये अब वो इस तरफ आ गया है। मैं समझता हूँ कि अब ये सारे जो सबूत हमारे पास मौजूद हैं, हमें जैसे हमारे डेलीगेशन जा रहे हैं, हमें दुनिया भर में लोगों को दिखाने चाहिए। अगर ये नहीं दिखाएंगे तो मैं समझता हूँ खित्ता किसी भी वक्त और किसी भी लम्हे जो है ना वो इसकी जंग की लपेट में आ जाएगा। जैसे हमारे जो जॉइंट चीफ हैं सहर शमशाद साहब, उन्होंने चंद दिन पहले ये बात कही। उन्होंने कहा कि खित्ता किसी वक्त जो है वो जंग की लपेट में आ जाएगा और जंग की लपेट में जब खित्ता आएगा तो फिर शायद बैनुल-अक़वामी दुनिया के पास भी इतना टाइम ना हो कि वो हमें रोक सके या कोई किसी और को रोक सके। अगर वो रोकने भी आएंगे तो उस वक्त तक बहुत बड़ा खित्ते में नुकसान हो चुका होगा। देखिए, अब दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है कि मतलब कि जो है ना इंडिया ये एक तरफ सीज़ फायर करा के ट्रंप के पाँव पकड़ के, उसके बावजूद वो लगा हुआ है कि इस मतलब हर बंदा ये कह रहा है कि किसी वक्त जो है ना वो अटैक कर सकता है। तो जब वो अटैक करेगा तो हमने को हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठे रहना ना, हम भी रिएक्शन करेंगे। तो इससे पहले कि ये मौका आ जाए, दुनिया को जो है वो अपना रोल अदा करना चाहिए और हमारा जो डेलीगेशन दुनिया में जा रहे हैं वो जाके लोगों को ये बता रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आलमी दुनिया इस पर तवज्जो देगी क्योंकि हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं, दुनिया के हालात ख़राब हो रहे हैं। क्योंकि यूक्रेन और रूस की जो सूरत हाल बन गई है उससे भी एक खित्ते में मैं समझता हूँ जो है नया एक सूरत हाल बनने जा रही है। तो ये अगर वहाँ भी सूरत हाल ऑलरेडी ख़राब है यूक्रेन और रूस के दरमियान अभी हालिया दिनों में जो कुछ हुआ, उसके बाद अगर यहाँ भी हो गई तो ये पूरा खित्ता लपेट में आ जाएगा। और इसके लिए मैं समझता हूँ चाइना और बाकी जो मुल्क हैं उनको अपना रोल अदा करना पड़ेगा। बड़ी अहम बात आप करें सईद अहमद साहब। सर इसी को कंटिन्यू करेंगे। अभी सज्जाद तरीन साहब ये बात करें कि आलमी दुनिया को भी इस पर फोकस करना होगा, हमारी बात सुननी होगी। क्या रिस्पांस मुतवक्के है आलमी दुनिया की जानिब से? जी, मेरे ख्याल में अभी तक जो हमें देखा है उसमें आलमी दुनिया ने हमें अच्छा रिस्पांस दिया है और बल्कि उम्मीद से ज़्यादा है। यानी इसको इस तरह से देखें कि इंडिया जो है वो एक तरह से थोड़ा सा तन्हा नजर आया है। यानी इंडिया के स्टांस को खुलकर किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया है, जबकि पाकिस्तान के स्टांस को आपको पता है कि तुर्की ने और अज़रबैजान ने और दूसरे काफ़ी ममालिक ने उसको तुर्की और अज़रबैजान ने तो बाकायदा यानी ओपन सपोर्ट की, चाइना ने ओपन सपोर्ट की, उसके अलावा दुनिया ने भी हमारी आवाज़ को सुना है। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत अच्छी हमारी बड़ी सक्सेस है
कि हमारी जो डिप्लोमेटिक यानी पास्ट में शायद इतनी अच्छी जो हमें डिप्लोमेटिक सक्सेस नहीं मिली जितनी इस मरतबा हमें मिली है। और मेरे ख्याल में अभी भी जो अभी शशि थरूर का जो आपने अगर विजिट उसको देखा हो तो उसमें उनको कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला दुनिया भर में। और वो बल्कि गुस्से में यानी उन्होंने फॉर एग्जाम्पल ट्रंप के खिलाफ कुछ बातें की, और जब वो बाकी दौरों पर थे तो वहां पे भी उन्होंने हुकूमतों के खिलाफ बोला है और नाराजगी का इजहार किया है कि उन्होंने खुलकर इंडिया की हिमायत क्यों नहीं की। तो इससे जो है वो एक तरह से इंडिया समझ में आता है कि वो बड़ा परेशान है कि उनका तो ख्याल ये था कि दुनिया सारी जो है वो उनको सपोर्ट करेगी और पाकिस्तान को जो है कंडेम करेगी, लेकिन उल्टा उनको लेने के देने पड़े हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत अच्छी और पॉजिटिव डेवलपमेंट है ऑन इंटरनेशनल फोरम। और अभी जिस तरह से आपने बताया भी सही कि हमारे डेलीगेशन जो है वो इस वक्त बाहर है, स्पेशली बिलावल भुट्टो और उनके साथ जो एक बहुत ही हाई लेवल डेलीगेशन हमारा है वो अमेरिका में इस वक्त है और 5 दिन का दौरा है उनका। और मैंने जो देखा कि उनका बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है, वो यूएन भी जाएंगे, उसके अलावा जो वहाँ पे यानी हाई ऑफिशियल हैं गवर्नमेंट के उनसे भी मिलेंगे, थिंक टैंक्स से भी उनके मीटिंग्स हैं और उनका जो है वो मीडिया से भी इंटरेक्शन है। तो मुझे लगता है कि काफी पॉजिटिव रहेगा। और इसमें बिलावल भुट्टो अकेले नहीं है, उनके साथ बहुत अच्छा डेलीगेशन हमारा है। और इसमें एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि हमारा जो डेलीगेशन है वो ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव है एज कम्पेयर टू इंडियन डेलीगेशन को अगर देखें तो उसमें शशि थरूर साहब जरूर थे कांग्रेस के नुमाइंदे, लेकिन कांग्रेस उनको ओन नहीं करती शशि थरूर को। जबकि यहाँ पे हमारे जो नुमाइंदे सारे गए हैं वो तमाम पार्टीज ने उनको नॉमिनेट किया है, जबकि शशि थरूर और दूसरे नुमाइंदे थे उनको इंडियन गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया था। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, पाकिस्तान के जो ठीक है सर, आप जो बात करें, मैं जरा ब्रिगेडियर साहब को ब्रेक पे जाने से पहले शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगी। ब्रिगेडियर साहब, हम गुफ्तगू कर रहे हैं एक तो सिफारती सतह पे पाकिस्तान के मुहिम के हवाले से, दूसरा आर्मी चीफ के अहम बयान को भी मद्देनजर रखते हुए उस पर भी मैं चाहूंगी कि आप जरूर कमेंट करें। सर क्या फरमाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये ठीक है, मैं मानता हूँ एक पॉजिटिव इनिशिएटिव है। हमें एक डिप्लोमेटिक महाज के ऊपर, इंटरनेशनल महाज के ऊपर भी हमें अपना इस तरह मेहनत करनी चाहिए और पाकिस्तान का जो नैरेटिव है उसको बिल्कुल और फोर्सफुली जो है हर फोरम के ऊपर वहाँ पे पेश करना चाहिए, चाहे वो मीडिया हो, सिविल सोसाइटी हो, चाहे यूएस गवर्नमेंट, स्टेट डिपार्टमेंट और इन इदारों के जो लोग हों वहाँ पे उनके सामने। लेकिन मैं समझता हूँ गलती ये हुई है कि यार मैंने मिस किया है। मेरा ख्याल है कि ऑपोजिशन जो है अच्छा ब्रिगेडियर साहब, बड़ी अहम बात आप करें सर, आपको मौका दिया जाएगा कि आप अपनी बात मुकम्मल करें। नाज़रीन, एक ब्रेक की जाने बढ़ रहे हैं हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ब्रिगेडियर साहब, हमने कहा था कि वापस आएंगे तो आपको मौका देंगे कि आप अपनी बात मुकम्मल करें। गुफ्तगू हो रही थी पाकिस्तान की जानिब से 9 रुकनी वफ्द बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में जो अहम मुलाकातें करना शुरू कर दी गई हैं, इनके हवाले से जो वफ्द तश्कील दिया गया है उस पर आप कमेंट कर रहे थे। मैं ज़रा अपने नाजरीन को एक मरतबा से इस वफ्द में जो लोग मौजूद हैं, इस वफ्द का जो हिस्सा हैं, उन अफराद के हवाले से ज़रा बता दूं। फिर आप चूँकि कह रहे थे कि अपोजिशन की जानिब से किसी रुकन को शामिल नहीं किया गया, तो फिर हम कंटिन्यू कर लेते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी, हिना रब्बानी खर, जलील अब्बास जिलानी, शहरी रहमान, मुसद्दिक मलिक, खुरम दस्तगीर खान, फैसल सब्जवारी, बुशरा अंजुम भट्ट और तहमीना जंजुआ इस वफ्द का हिस्सा हैं। जी ब्रिगेडियर साहब। पहली बात तो ये है कि ये टोटली रिप्रेजेंटेटिव नहीं है पार्लियामेंट की। अगर आप उस सेंस में कह रहे हैं या पॉलिटिकल सेंस में, क्योंकि ऑपोजिशन के बिल्कुल एक दो रैपिश में होनी चाहिए थी, नंबर 1। नंबर 2 ये वो उससे मैसेज जो है अच्छा जाता कि देखें पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पार्लियामेंट की तमाम रिप्रेजेंटेटिव पार्टीज जो हैं, गवर्नमेंट ऑपोजिशन सब इसमें हैं शामिल, तो लिहाजा इट वुड हैव मेड अ गुड इम्पैक्ट। नंबर 2 ये है कि इतनी बड़े ग्रुप की क्या जरूरत है, 9 बंदों की मौज मेला ग्रुप की, आप इसको कम भी कर सकते हैं। मैं वाशिंगटन में रहा हूँ 4 साल एम्बेसी में, और मुझे पता है जब पाकिस्तान से डेलीगेशन आता है तो उनके कितने 5 स्टार के खर्चे हमें सरकारी खजाने से बर्दाश्त करने होते हैं। वो 5 स्टार होटल मांगते हैं, वो लिमोजीन मांगते हैं, वो 24 आवर्स उनकी मूवमेंट जो है, वो जाहिर बात है ऑल ऑन द हाउस। तो वो जो पैसा है वो तो मैं और आप दे रहे हैं ना, और सब फॉरेन करेंसी में। तो मेरा ख्याल है ऐसे वक्त के ऊपर हमें थोड़ा सा ये भी ध्यान में रखना चाहिए
कि ये हम हमारा मुल्क है, हम मकरूज हैं बड़ी बुरी तरह। IMF टोटल हमारा बजट बना के एक एक चीज बताता है, ये करना ये नहीं करना, तो कुछ कहीं पे हमें कॉस्ट कटिंग जो है, एक्सपेंसेस जो उनको कम भी करने चाहिए, ठीक है ना। चले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमारे एक्स फॉरेन मिनिस्टर है, गुड, अच्छी बात है, वो है। तो मुझे हेना रबानी खर साहिबा है, हमारे एक्स मिनिस्टर फॉर स्टेट है। तो बाकी जो एक दो PTI के लोग, पीपल्स पार्टी के लोग हैं, उनकी फिर क्या जरूरत है? देखें, वन हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक। तो ये तो नहीं होता ना कि भाई एक मौका मिल गया, चलो जी सबको बैठाओ, एक सैर का ट्रिप है, अभी उसके बाद 5 दिन वहां पे होगा, फिर गालिबन ने यूरोप जाना है, तो हु इज बेयरिंग द एक्सपेंसेस? मैं और आप, वी आर बेयरिंग द एक्सपेंसेस ना। तो एक ये चीज हमें दिन में ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात ये है कि मैं फिर कहूंगा कि वहां की जो पॉलिसी मेकिंग है अमेरिका की, वो देखें उस तरह ठीक है, आप उनको एंगेज करेंगे, उनके अपना कांग्रेसमैन को, सेनेटर्स को, ये एम्बेसी वाले जो हैं वो उनकी मीटिंग अरेंज करेंगे वहां पे, और तमाम चीजें ठीक है, थिंक टैंक में भी जाएंगे, लेकिन वहां की जो सरकारी पॉलिसी मेकिंग है विद पाकिस्तान, वो तो जाहिर बात है स्टेट डिपार्टमेंट करता है। अब आई होप इनकी स्टेट डिपार्टमेंट मुलाकात है, एंड आई ऑल्सो होप कि फिर इनको इनकी इंटरेक्शन कराई जाए, इनको पेंटागन भी एक दफा ले जाया जाए, पेंटागन भी जाए, वहां पे भी जाके ये बातचीत करें। सो आई लेट्स सी कि इनका क्या इम्पैक्ट होता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, हमारा ओवरऑल जो डिप्लोमेटिक इम्पैक्ट है वो मेरे ख्याल ऑलरेडी बहुत अच्छा है। सर बेसिक हमारा स्टांस तो यही है ना कि भारतीय क़यादत का ये बयानिया जो वो पेश कर रहा है वो अमन का नहीं बल्कि दुश्मनी पर और जहरियत पर मबनी है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दुनिया हमारे नैरेटिव को, इंक्लूडिंग द वेस्ट, को बिल्कुल इस बात को मानते हैं कि पाकिस्तान हैज नॉट बीन द एग्रेसर, इंडिया हैज बीन द एग्रेसर। इंडिया ने जहरियत की थी, इंडिया ने सारी गड़बड़ की थी, हमने तो उस पर जवाब दिया था, और जब उन्होंने रेड लाइन क्रॉस की तो फिर हमने बड़ा सख्त किस्म का जवाब दे दिया, ठीक है ना जी। तो मेरा ख्याल है कि हाँ, इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर बिल्कुल हमें ये डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव जो है इसको इम्पैक्ट क्रिएट करना है, बिकॉज इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर पहले कभी इंडिया ने इस किस्म के इकदाम जो है वो नहीं किए थे। बिल्कुल ऐसे ही। सजाद तरीन साहब कंटिन्यू कीजिएगा। डेलीगेशन पर जो कमेंट कर रहे थे, ऑपोजिशन की जानिब से किसी रुकन को शामिल ना करना और इतने जो है 9 अफराद पर मबनी वफ्द की तश्कील, इनको कम भी किया जा सकता था, जो ब्रिगेडियर साहब कहते हैं, सर उस हवाले से आपका क्या इजहार ख्याल? देखें, ये बात तो ठीक है कि हमारा मुल्क एक मकरूज़ मुल्क है और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, ये लोग वहाँ जाएंगे, इनके बड़े अखराजात होंगे। ये जो अपोजिशन वाली बात है, ये आपको याद होगा शुरू में ही जब ये फैसला हुआ था कि ये कमेटी तश्कील दी गई है, ये जाएगी, तो मैंने उस वक्त कहा था कि अपोजिशन को होना बहुत ज़रूरी है। अब अपोजिशन को आपने बिल्कुल किनारे पे लगा दिया है। अपोजिशन को जो उसका रोल बनता है पार्लियामेंट में, जो उसका रोल बनता है, जो वो आपके साथ जाए, वो रोल नहीं हो रहा। देखिए, अगर वो नहीं भी आ रहे थे तो आप उनसे बात तो करते, उनसे एक दफ़ा बात करते, दूसरी दफ़ा बात करते, कुछ उनसे मामलात करके, तो अपोजिशन के लोगों को आना चाहिए था। देखें, अब हुकूमत ये कहे जी वो मान नहीं रहे, उनकी शराइत ज़्यादा, क्या अब फिर बात करें तो कहेंगे जी तनकीद हो रही है, क्या 26वीं आईनी तरमीम पे उनके लोगों के वोट नहीं लिए आपने? उनको कैसे मना लिया था? उनको भी तो मना लिया था ना। तो बात यह है कि जहाँ अपनी ज़रूरत होती है वहाँ लोग अपोजिशन को मना लिया जाता है, जहाँ ज़रूरत नहीं होती वहाँ अपोजिशन को निकाल दिया जाता है। ये जो इतना डेलीगेशन गया है, इसमें हिना रबानी खार साबक वज़ीर ख़ारजा हैं, जलील अब्बास जिलानी साहब भी वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, सेक्रेटरी ख़ारजा भी रहे हैं, बड़ी अहम ओहदों पर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ख़ुद जो हैं वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, लेकिन शहरी रहमान भी गई हुई हैं क्योंकि वो अमेरिका में एम्बेसडर रही हैं। तो बात यह है कि जिसका जो रोल है वो वहाँ पर गया है। मैं समझता हूँ कि अब इस जब ये वापस आएगा डेलीगेशन तो पता चलेगा कि क्या इम्पैक्ट डाला है। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो तो मुसलसल जो है ख़बरें ये आ रही हैं कि वो किसी भी वक्त हमला कर सकता है और किसी भी वक्त वो जो है ना मामलात से ख़राब कर सकता है। फिर वो जो सिंध ताश मुआहदा है उसके हवाले से अभी तक तो उसने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे लगे कि आलमी दुनिया जो है वो हमारे साथ खड़ी है तो उस पर कोई दबाव डाल रही है। तो मेरे ख्याल में बजाय ये कि दुनिया को कहने के, इस दुनिया को ये कहा जाए कि हमारे दरमियान मुज़ाकरात कराए जाएं, जैसे ट्रंप ने भी कहा था, तो टेबल पर बैठकर कोई बातचीत हो जाए तो रास्ता निकल जाएगा। दुनिया में हमारे डेलीगेशन जाएंगे, बहुत खर्चा होगा, ये बिल्कुल ठीक बात है, गरीब मुल्क है, ये भी ठीक बात है। लेकिन अब हुकूमत ने एक फैसला कर लिया है तो क्या किया जाएगा? एक कैंपेन तो बाकायदा स्टार्ट हो चुकी है। सईद अहमद साहब, सर जरा इसी डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे। एक जानिब पाकिस्तान सिफारती लिहाज से आपने भी ये बात मेंशन की कि हमारी सिफारती पॉलिसी सक्सेसफुल रही इस सारे सिनेरियो में। भारत डिप्लोमेटिकली आइसोलेशन का शिकार हुआ और उसकी एक वाज़ेह मिसाल
कि अब जो G7 इजलास होने जा रहा है उसमें भी कहा जा रहा है कि अभी तक तो दावतनामा नहीं दिया गया मोदी साहब को, लेकिन उनकी जानिब से ये बड़ा स्टांस प्रोवोक किया जा रहा है कि अगर अब दावत आती भी है तो मोदी साहब खुद शिरकत नहीं करेंगे। सर ज़रा इस पर कमेंट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये बात जो है मेरे ख्याल में इंडिया के लिए बहुत ही एक तरह से नेगेटिव है। जी सईद साहब फरमाइए। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, सर इस पर आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ये सिनेरियो जो अब 6 साल में पहली मरतबा भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो है वो मुमकिना तौर पर G7 इजलास में शिरकत नहीं करेंगे, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि कनाडा की जानिब से उन्हें दावतनामा नहीं आया और अब वो ये कह रहे हैं कि अगर आ भी जाता है दावतनामा तो मैं नहीं जाऊंगा। देखिए इस वक्त इंडिया बिल्कुल जी ब्रिगेडियर साहब फरमाइए। इंडिया बिल्कुल आइसोलेटेड है इंटरनेशनल लेवल, क्योंकि वो बहुत ही डाउन फील कर रहे हैं, अपनी एक इंसल्ट फील कर रहे हैं कि उनको जिस तरह पाकिस्तान को कितने ममालिक ने खुल के सपोर्ट किया ये कॉन्फ्लिक्ट में, उनको उस तरह की सपोर्ट नहीं मिली है। चीन हो जाए, तुर्की हो जाए, उसके बाद अजरबैजान और फिर कुछ अरब कंट्रीज देखें, उस तरह इंडिया को डायरेक्ट सपोर्ट तो खुद के किसी ने नहीं किया, अमेरिका तक ने नहीं किया। और प्रेसिडेंट पुतिन ने, रशियन ने, उसने थोड़ा सा दबे अल्फाज में उनको कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। सो पाकिस्तान, बल्कि मैं समझता हूँ कि इस प्रेजेंट सूरत हाल में तो एक नई चीज इमर्ज होगी जो कि पहले हम सोच सकते थे, बट अब तो वो रियलिटी है। तुर्की हो गया, ईरान हो गया, पाकिस्तान हो गया, अजरबैजान, उसके बाद फिर चीन और इवन बांग्लादेश फॉर दैट मैटर। आप देखिए ये तमाम एक चेन, वो जो बेल्ट है, ये कैसे एक सब इकट्ठे हो गए, लाइक माइंडेड हो गए, और ये चीन इमर्ज, चाइनीज जो है वो खुल के सामने आए, पहले कभी खुल के नहीं आए। चाइनीज इमर्ज हो गए एज दी सोल डोमिनेंट पावर नॉट ओनली इन एशिया बट दे नाउ चैलेंजिंग द यूनाइटेड स्टेट्स, और ये एक बहुत बड़ी शिकस्त है फॉर द नेक्सस ऑफ इसराइल, अमेरिका और इंडिया। तो जाहिर बात है, अंग्रेजी में कहते हैं ना, वेरी अपसेट, मैं दूसरा लफ्ज इस्तेमाल जान के नहीं कर रहा हूँ, कि उनको बड़ी सख्त परेशानी है। तो इस लिहाजा वो G7 में अगर वो नहीं जाते, उनका इजहार नाराजगी होगा ये इंडिया की तरफ से, ठीक है ना जी। फ्रांस ने भी उनको बड़ा नीचे दिखाया कि आपने हमारी इतनी बदनामी कर दी हमारे जहाज की कि आपके पायलट इस काबिल ही नहीं थे, जहाज तो हमारा बड़ा ठीक ठाक था, आपने हमारी जगह सही करा दी, हमारा मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट तबाह कर दी, ठीक है ना जी। और अमेरिकन, जाहिर बात है ये है कि जनाब आपने पाकिस्तान से मार खा ली, इंडिया के साथ तो उनकी डिफेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, बिल्कुल ऐसा ही है। इसराइल जो है। सर कंटिन्यू करेंगे इसी डिस्कशन को, आने वाला वक्त कितने की सूरत हाल को किस तरह से बदल सकता है, इस पर अपने मेहमानों का मौक़िफ़ जानेंगे इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक, डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। सईद अहमद साहब, सर हमने आपसे सवाल किया था लेकिन बात मुकम्मल नहीं हो सकी थी, सर आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। मोदी के जानिब से जो अब ये रवैया अख्तियार किया जा रहा है कि एक तो भारतीय मीडिया ये दावा कर रहा है कि कनाडा की जानिब से कोई बाज़ाब्ता तौर पर हमें इनविटेशन नहीं दिया गया G7 इजलास के सरबराह इजलास में शिरकत का, अगर मोदी साहब को अब दिया भी जाता है इनविटेशन तो वो शिरकत नहीं करेंगे। सर इस पर आपका जवाब रहता था। जी इसमें असल में एक बात तो वो कर ली ब्रिगेडियर साहब ने, मैं इस पे एक और बात कहना चाहूँगा कि ये देखें इंडियन जो फॉरेन पॉलिसी है उसको इस थोड़े से अरसे में बहुत बड़े बड़े सेटबैक्स हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ये देखें कि अभी आपने अगर जो राहुल गांधी की स्पीच अगर सुनी है तो उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी को एक बहुत बड़ा सेटबैक ये हुआ है कि पाकिस्तान और चाइना जो कि बिल्कुल जी सर वापस आते हैं सईद साहब आपकी जानिब। सजाद तरीन साहब, बड़ी अहम बात कि इस वक्त इंडिया को सिफारती लिहाज पर जो धचके लग रहे हैं, सिफारती सतह पे वो आइसोलेशन का शिकार है, क्या ये तमाम तर शिकस्त जो हो एक के बाद दीगरे एक के बाद एक शिकस्त का सामना करना पड़ा है, इससे मोदी का जंगी जुनून कम होगा या उसमें किसी किस्म की तब्दीली आपको नहीं नज़र आ रही? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उसका जंगी जुनून कम होगा, क्योंकि वो ये कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरह पाकिस्तान से कोई महाज खोले और अपने इक़्तिदार को तूल दे, अपनी सियासत को तूल दे। बुनियादी तौर पर
उसका जो मकसद है वो ये मकसद नहीं है कि वो कोई मतलब कोई बड़ा कारनामा अंजाम दे। वो इस चक्कर में है कि सिर्फ उसकी जो ख़त्म हो रही सियासत है उस सियासत को आगे बढ़ाना चाहता है। उस सियासत को बढ़ाने के लिए वो पाकिस्तान का खौफ दे रहा है अपने लोगों को, पाकिस्तान का बता रहा है कि पाकिस्तान जो है वो उसके पास एटम बॉम्ब है, पाकिस्तान ये कर देगा, पाकिस्तान वो कर देगा, और उधर से पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको डराने की कोशिश कर रहा है। पिछले दिनों एक बयान आपने उसको सुना होगा ना, वो नौजवानों को जो कह रहा था। तो मैं समझता हूँ काफ़ी डिप्रेशन में है इस वक्त मोदी, और मोदी जो कोशिशें कर रहा है वो उसकी जो सियासत नाकाम हो रही है, उसको जो नुकसान, देखें इंडिया को तो ये नुकसान हुआ उसकी पॉलिसियों से कि जो उनकी खारजा पॉलिसीज़ थी वो बुरी तरह नाकाम हुई, उसको नाकामी का सामना करना पड़ा। फिर उसको अब जो इसको मोदी को ये नुकसान होगा कि उसकी जो इंडिया में सियासत है वो सियासत जो है ना वो लोग उसको मुस्तरद कर देंगे। और अपोजिशन वाले, राहुल गांधी की भी बात हो रही थी, राहुल गांधी ने जो सवालात उठाए हैं और बाकी उनकी जो अपोजिशन है, बल्कि अब तो खुद बीजेपी के भी कुछ लोग जो हैं वो सवाल बोल रहे हैं, तो वो खासे मुश्किलात का शिकार है। उस मुश्किल से निकलने के लिए यही वजह है कि लोग कह रहे हैं कि वो कोई महाज पाकिस्तान के साथ खोल सकता है। मैं समझता हूँ जो बहुत नुकसानदेह होगा। अब सर कनाडा का जो ये एक्ट है इसको कैसे देख रहे हैं? दावत ही नहीं दी गई। मैं समझता हूँ कि कनाडा और जो इंडिया है इनके दरमियान, आपको याद होगा पहले महाजराई चल रही थी, इंडिया ने वहाँ दहशतगर्दी की और खालिस्तान तारीख के जो लोग थे उनको वहाँ पर जाके मारा, और वो सारी चीज़ें सामने भी आ गई। इंडिया एक वो मुल्क है जो ख़ास तौर पर जब से मोदी है ये दहशतगर्द बन गए हैं, ये हर जगह पर दहशतगर्दी करते हैं। ये पाकिस्तान में भी कुछ लोग जो हैं जिनके बारे में ये कहा गया है, बड़े मतलब जो लोग जिन लोगों को शहादतें हुई हैं वो कहा जा रहा है जो उसमें इंडिया मुलव्वस है, फिर जाफर एक्सप्रेस में इंडिया मुलव्वस है, फिर इन्होंने खालिस्तान के जो लोग कनाडा में मरवाए हैं उसमें इंडिया मुलव्वस है, और इस बारे में तो बहुत सारी चीज़ों का पता भी चल गया है। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ आप ये जाएंगे तो इनको वहाँ भी शर्मिंदगी होगी, पूरी G7 के लोग जमा होंगे वहाँ पर, तो वो पर इसीलिए अगर इनको दावत भी दी गई तो शायद मोदी नहीं जाएगा, वज़ीर ख़ारजा को भेज देंगे, और वज़ीर ख़ारजा जो है एक ढीला सा बयान वहाँ पढ़ के आ जाएंगे, और मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ से कोई फ़ायदा होगा। शायद इसका वजह तो वही है कि जो भारत का जंगी जुनून है, जो मोदी हुकूमत का जंगी जुनून हमने देखा, उसमें किसी किस्म की कमी नहीं है, तो अब दुनिया भी शायद इनको जो है वो आइसोलेट करने की कोशिश कर रही है। देखिए दुनिया ये समझ गई है कि इंडियन लीडरशिप जो है, ख़ासतौर पर मोदी की जो लीडरशिप है, ये इंतहा पसंदाना लोग हैं, ये इंतहा पसंदाना सोच के मालिक हैं, ये पड़ोसियों से ताल्लुकात अच्छे नहीं बना के रखना चाहते, ये अमन से रहना नहीं चाहते। बुनियादी वजह यह है कि मोदी ने जो वादे किए थे अपनी कौम से कि मैं दूध और शहद की नहरें बहा दूंगा, मसाइल हल कर दूंगा, और लोगों ने पूरा किया नहीं तो आप मूल की खानी पड़ी है। बिल्कुल सर, वापस आपकी तरफ ही आते हैं ब्रिगेडियर साहब। वक्त महदूद है, मैं चाह रही हूँ कि ये थोड़ा सा हम बलूचिस्तान की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू कर लें। जिस तरह से आर्मी चीफ का भी बयान हमारे सामने है, चेयरमैन जॉइंट चीफ का भी हमारे सामने बयान है, खित्ते की सूरत हाल के हवाले से वो कह रहे हैं कि हालात इस जानिब जा रहे हैं कि किसी वक्त भी बेकाबू हो सकते हैं। बलूचिस्तान में इस वक्त क्या लाएअमल तय किया जा सकता है? देखिए मैं क्विकली एक बात कह दूं कि कनाडा के हवाले से कि वहाँ पे वो सिखों वाला फैक्टर तो है। अगर ये मोदी वहाँ पे जाते हैं तो आपको मालूम है कि सिख जो है उनकी बड़ी तादाद है कनाडा में, वो बाहर निकल आएंगे, बड़े प्रोटेस्ट होंगे, उनकी बड़ी बदनामी होगी। आपको वैसे ये भी मालूम है कि अमेरिका ने स्पेशली जहाज भेजा था कि जो अमेरिका के अंदर इन्होंने कुछ लोगों को रॉ ने टारगेट करने की कोशिश की और सबूत मिल गए, तो रॉ के कुछ एक दो बंदे थे जिनको बाकायदा अमेरिका ने इनको जहाज में पकड़ के लेके गए। और कनाडा के हवाले से एक चीज ना भूलें कि उन्होंने भी डिप्लोमेटिक टिट फॉर टैट हुआ था, उन्होंने काफी के इंडिया के डिप्लोमेट्स हैं उनको भी निकाला था। लेकिन जहां तक आपका ये जो आपने जो अभी सवाल किया, दोबारा रिपीट कर दें सर, बलूचिस्तान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए क्या लाएअमल तय किया जा सकता है? देखिए एक चीज याद रखें, जब तक इंडिया वन अप नहीं होता और उनकी कोशिश हो कि पाकिस्तान पे वन अप हो ताकि उनका दुनिया में और इंडिया के अंदर इमेज बेहतर हो जाए कि देखें जी हमने पाकिस्तान को अब हमने उनको कितना नुकसान पहुंचाया, खैर अल्लाह करेगा इंशाल्लाह वो दिन कभी नहीं आएगा। तो उस वक्त तक इनकी पूरी कोशिश है केपी और बलूचिस्तान के अंदर। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आपकी बात को कंटिन्यू कर रहे हैं बलूचिस्तान के हवाले से। सजातिन साहब, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि वापस आपकी जानिब आएंगे, बलूचिस्तान में अब फाइनल लाएअमल क्या तय किया जा रहा है? हुमा, बलूचिस्तान में मैं समझता हूँ हमें दो पॉलिसी रखनी चाहिए। एक तो वो जो लोकल लोग हैं, जो मतलब नाराज लोग हैं, पहाड़ों पे चले गए, उनसे बातचीत का कुछ सिलसिला शुरू करना चाहिए। ये बात तो वज़ीर आज़म भी और बलूचिस्तान यकजहती कमेटी के जो लीडर है गिरफ्तार हैं उनको मैं समझता हूँ कि रिहा करना चाहिए, उनसे भी बात करनी चाहिए। और एक तो इनसे मुज़ाकरात करने चाहिए, और दूसरा जो इंडिया के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं
उनसे भी बात करनी चाहिए और इंडिया को इसका जवाब देना चाहिए। देखें, जब तक इनको जवाब नहीं दिया जाएगा, देखें ये कह देना कि आर्मी चीफ ने कहा है कि हमारे पास सबूत हैं, हम दुनिया को दिखाएंगे, सबूत पहले भी हैं। रहमान मलिक साहब भी डोजियर देते थे। नेटवर्क्स को खत्म करना जरूरी है, इनको बिल्कुल खत्म जरूरी है। आपको याद है, देखें पहलगाम में जो कुछ हुआ उसके बाद उसने हमला कर दिया हमारे ऊपर। एक वाकया जिसमें पाकिस्तान मुलव्वस नहीं था, पाकिस्तान सबूत मांगता रहा, सब कुछ करता रहा, उसने अटैक कर दिया। तो अब हम दुनिया को ये बता के मेरे ख्याल में तंग आ गए। अब हमें कोई नई लाइन सोचनी होगी। एक तो मुज़ाकरात मैं समझता हूँ, और एक मैं समझता हूँ इंडिया को भरपूर जवाब देना होगा। इसके अलावा हमारे पास अब कोई ऑप्शन बचा नहीं। मुज़ाकरात की बात आप उन लोगों से कर रहे हैं जो पटरी से उतर गए हैं, जो बहक गए हैं, उनको कौमी धारे में वापस लाने के हवाले जी, उन्हीं से मुज़ाकरात की जाइए और उनसे मुज़ाकरात। फिर बलोच यकजहती कमेटी के जो लीडर गिरफ्तार हैं उनसे भी बातचीत करनी चाहिए। जो नाराज़ बलोच हैं उनसे भी बात करनी चाहिए। जो पहाड़ों पर बैठे हुए, पहले भी हुकूमत बात करती रही है, पहले भी बातचीत होती रही है, जनरल मुशर्रफ के ज़माने में होती रही है, उससे पहले भी होती रही है। तो उनसे बातचीत की जाए, उनको मैं समझता हूँ कि कौमी धारे में लाया जाए। किस तरह से किया जा सकता है आपकी नज़र में, कोई स्ट्रैटेजी? देखिए, पाकिस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं जो उनसे बात कर सकते हैं। ये बात नहीं है, मतलब जो बलोच यकजहती के इस वक्त जो 2-3 खवातीन जो बंद हैं जेल में, उनको अगर निकाला जाए, मैं समझता हूँ वो बात कर सकती हैं। और इन खवातीन ने वहाँ जो बासर सरदार थे जिनके जरिए हम बलूचिस्तान चला रहे थे, इन्होंने उनकी सियासत खत्म कर दी है वहाँ। अब वहाँ किसी बलोच सरदार की सियासत नहीं है। बिल्कुल सही। इन लोगों के जरिए बातचीत की जा सकती है। नाज़रीन, अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपने कीमती वक्त और कीमती तज्ज़िये से आगाह किया, और आपसे इजाज़त लेंगे। अल्लाह के बाद।